Namaste to all of you. This is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 12. The chapter is जनपदाज एंड द महाजनपदाज, अर्थात जनपद और महाजनपद 600 to 100 BCE. What do you mean by BCE? Before the common era, अर्थात ईसा के जन्म के पहले. So let's start. In the earlier chapter we have studied about the Vedic civilization and the social and political life of the people. हम लोग इसके से पहले वाले चैप्टर में स्टडी किए हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो मानव का था उसके बारे में डिस्कशन किया गया था. द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज एडवांस्ड. उस समय का जो समाज था वो बहुत ही उन्नत किस्म का था, विकसित था. टाउन्स, सिटीज एंड इवन किंगडम्स और जनपदाज हैड कम अप टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड. और जो टाउन्स था, शहर का जो एक रूप आया किंगडम्स का या जनपदाज का, यह जो है लेटर वैदिक पीरियड में सामने आया या अस्तित्व में आया. In this chapter, we shall study about Janpadas and Mahajanpadas that existed around 600 BCE in India. हम लोग इस चैप्टर में जनपदाज और महाजनपदाज के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में लगभग 600 BCE के आसपास अस्तित्व में आया. The scriptures of Buddhism, Jainism and the traditional literature Puranas are the sources of our information. और जो इसके इंफॉर्मेशन के मेन जो सोर्स हैं वो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं और हमारे ट्रेडिशनल जो पुराण हैं, यही इनके मेन जो इंफॉर्मेशन के स्रोत हैं. A region inhabited by a tribe or a jana was called जनपद. एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जन अर्थात लोग रहते थे या एक ट्राइब अर्थात समूह या जातियाँ रहती थी, उसी को जनपदा कहा गया. लिटरली द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फूड. लेकिन उसका आगे हम जो मीनिंग देखते हैं तो जनपदा का अर्थ होता है अर्थात जो जन हैं वो जिस जगह पर अपना पैर रखते हैं और उस एरिया को ही जनपदा कहा गया. गांधार, मॉडर्न अफगानिस्तान, कुरु, पंचाला एंड विदेहा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वेयर सम ऑफ द जनपदाज. ये जो डिफरेंट जनपदाज अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, गंधार, कुरु, पंचाला, विदेहा, ये सारे डिफरेंट प्लेस जो है उस समय के जनपदाज थे. इन द बिगिनिंग पीपुल बिलोंग टू सेम ट्राइब्स inhabited a janpada, but with the expansion of their territories through conquest, they came to be known as महाजनपदाज. लेकिन धीरे धीरे प्रारंभ काल में तो सब लोग एक ही के साथ रहते थे, एक जनपदा से बिलोंग करते थे, बट उस पर विजय प्राप्त करके और उस जनपदा को एक बड़े एरियाज में मिला लिया गया जिसको महाजनपदाज कहा गया, महाजनपद कहा गया. मगध, वत्स, अवंती, कौशल, मत्स्य, अंग, काशी were some of the important and strong महाजनपदाज. मगध, वत्स, अवंती, कौशल, ये सारे जो है उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपदा थे. द मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा as it conquered the territories of other महाजनपदाज. और वो कैसे हुआ? जो मगध के एरिया था, मगध जो महाजनपदा था, वो दूसरे जनपद का
एरिया को कंक्यूर कर लिया था, उसको विजय प्राप्त करके और अपने महाजनपदा के एरिया को और वो बढ़ा लिया। यहाँ पर हम लोग कुछ देख रहे हैं जो सर्कल किया गया है मगध, ये हम लोग मगध के एरिया देख रहे हैं। अंग, कौशल, वत्स, अवंती, मत्स्य, ये डिफरेंट जो है महाजनपदा हैं इंडिया के। मैट्रिमोनियल alliances with daughters of other rulers was also a step towards expanding power। जो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ करता था, अर्थात जो विवाह का संबंध बनता था एक दूसरे राजा के डॉटर्स के साथ में, एक दूसरे राजा का सन का, तो वो भी एक महत्वपूर्ण जो है वे ऑफ एक्सटेंडिंग पावर था या एरिया था। उस तरह से शादी विवाह करके और फिर अपने सीमा को वहाँ तक फैला देते थे। ऑल दिस महाजनपदास लेटर बिकेम पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर, और ये सारा जो है महाजनपदा जो थे इनके मगध के पार्ट बन गए। देयर वेयर अ फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वेयर chosen by the people of the kingdom। वहाँ पर कुछ ऐसे किंगडम्स थे जिसके रूलर्स वहाँ के लोगों के द्वारा चूज किए जाते थे, अर्थात चुनाव किया जाता था। दिस किंगडम्स वेयर नोन एज गणसंघास, और वैसे किंगडम्स को गणसंघास कहा गया। द ऑफिस ऑफ द रूलर वाज नॉट हेरिडेटरी, और जो ऑफिस था, जो कार्यालय था, वो वंशानुक्रम नहीं था। Some of the imported Gansanghas were Lichvis of Vaisalis, Sakyas of the Kapilvastu, Varist of Mithila, Malaz of the Pava, Kushinagar. There was an assembly in each republic। A different Gansangh हैं, साक्याज, वैशाली, वरिष्ठ एक्सेट्रा, और इन सब का एक अपना रिपब्लिक जो था उसके अंदर एक सभा हुआ करता था। द राजा और किंग वाज इट्स हेड, और उनके जो हेड होते थे वो राजा होते थे, या हम लोग जिनको किंग कहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट रूलर्स, महत्वपूर्ण जो शासक हुए जनपदाज का और महाजनपदाज का, अब हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 बिम्बिसार 542 to 492 BCE, 542 से लेकर के 492 तक बिम्बिसार का शासन रहा। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड फॉरसाइटेड रूलर। जो बिम्बिसार थे बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थे और दूरदर्शी थे। वो भविष्यगामी थे, अर्थात भविष्य के बारे में वो जानते थे। नॉट ओनली डिड he extended his empire but also had an efficient administration। वे केवल अपनी एम्पायर को ही एक्सटेंड नहीं किया, बल्कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्था था, उसमें भी वो में पारदर्शिता उन्होंने लाया। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इनएफिशिएंट ऑफिसर, और बिम्बिसार के द्वारा कोई भी अयोग्य जो अधिकारी थे उनको वो टॉलरेट नहीं करते थे, अर्थात उनको तुरंत उसको कार्रवाई करते थे। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामीणी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द विलेज, और वे विलेज के जो हेडमैन थे उनसे कंसल्ट करते थे। क्यों करते थे? जिससे वो आसानी से गांव की भी व्यवस्था को जान सके कि वहां पर हमारी व्यवस्था कैसी चल रही है। बिम्बिसार्स कैपिटल वाज राजगृह नियर पटना इन बिहार, और बिम्बिसार का जो कैपिटल था, राजधानी था, वह बिहार में था, जिसको हम लोग राजगृह कहते हैं। डू यू नो एन एम्पायर इज मच लार्जर देन अ किंगडम एंड नीड्स अ बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट इट। जो एम्पायर हुआ करता था, या जो जिसको हम लोग साम्राज्य कहते हैं, और किंगडम से काफी बड़ा होता था। किंगडम छोटा होता था
एक राजा को दे दिया जाता था, लेकिन जो एम्पायर हुआ करता था वो बहुत ही बड़ा होता था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है बहुत ही बड़ी संख्या में। अजात शत्रु 492 टू 460 BCE, अजात शत्रु का जो शासन रहा है 492 से लेकर के 460 BCE तक रहा, अर्थात बिंबिसार के मृत्यु के बाद। द सेकेंड मगध किंग एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्रा इन विलेज पाटले ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा रिवर के किनारे एक गांव में हुआ करता जिसका नाम था पाटली। ही एनेक्स्ड कौशल, काशी एंड वैशाली एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, और अजात शत्रु के द्वारा अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को कौशल, काशी, वैशाली तक एक्सटेंड किया जाता है। ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस टू कीप अ वॉच ओवर द लिच्छवी रूलर टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा, गंगा के नॉर्थ में जो लिच्छवी था और वहाँ के रूलर पर ध्यान रखने के लिए उन्हें एक ऐसी इमारत, एक ऐसा किला बनाया जिससे आसानी से कोई भेद नहीं सकता था और वहां से लिच्छवी पर नजर रखा जाता था। अजात शत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अजात शत्रु जो थे वो बहुत ही उन पर गहरा प्रभाव था बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म का और जैनिज्म जैन धर्म का। नेक्स्ट, दार्शक 460 टू 444 BCE, 460 से लेकर के 444 BCE तक। अकॉर्डिंग टू पुराण्स he became the king of Magad after the death of अजात शत्रु, दार्शक जो थे वो अजात शत्रु के मृत्यु के बाद ही शासक बने, ये जैसा कि पुराण में व्याख्या है। टू इंपोर्टेंट डायनेस्टीज शिशुनाग एंड नंस रूल्ड द मगध आफ्टरवर्ड्स, शिशुनाग और नंस डायनेस्टी के द्वारा ही उसके बाद मगध का शासन किया गया। मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द नंस, और नंस के डायनेस्टी के काल में मगध का जो स्थान था वो काफी गौरव में रहा, प्रतिष्ठापूर्ण रहा। दे एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मगध फर्दर, और वे अपने जो मगध के टेरिटरीज था उसको आगे बढ़ाया। द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी वाज घनानंद, और नंद डायनेस्टी का यहाँ पर देखिए सारा अंडरलाइन भी किया हुआ है इंपोर्टेंट सेंटेंस और वर्ड्स को। तो नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर हुआ वह था घनानंद। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BCE टू 322 BC, 345 BC से लेकर 322 BCE तक घनानंद के द्वारा शासन किया गया। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था। द किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट, और किसी भी साम्राज्य का या राज्य का वहां जो सुप्रीम हेड होता था वह राजा होता था। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंजॉयड वास्ट पावर, और राजा के द्वारा ही वो सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग किया जाता था। He was also the head of the army and led the wars, और राजा ही आर्मी का प्रमुख होता था और जो युद्ध हुआ करता था उसका नेतृत्व खुद स्वयं राजा करता था। He was regarded as God among his people, वह अपने लोगों में उसको गॉड के रूप में अर्थात ईश्वर के रूप में पुकारते थे। There were many officials to assist him in discharging his duties, और किंग को कई सारे ऑफिसर अर्थात अधिकारी के द्वारा सहयोग किया जाता था, उनके ड्यूटी को परफॉर्म करने में उनको सहयोग किया जाता था। द ऑफिसर्स वेयर कॉल्ड महामात्राज, जो ऑफिसर्स थे उसको महामात्राज कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स मंत्रीज। द अदर इंपोर्टेंट ऑफिसर्स वेयर सेना नायक, चीफ ऑफ द आर्मी, संग्रहित्री,
ट्रेजर, पुरोहित, प्रीस्ट एंड ग्रामिनी हेड ऑफ द विलेज, और उनकी सहायता के लिए कई सारे अधिकारी हुआ करते थे। आयुक्त परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल, और कुछ आयुक्त भी होते थे, एक उनका ऑफिसर्स थे, ये भी जो है सिमिलरली ऐसे ही फंक्शन स्टेट लेवल पर करते थे। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स वाज मेड बाय द काउंसिल इन द रिपब्लिक्स, जो ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, उनके लिए काउंसिल बनाया गया था प्रत्येक रिपब्लिक्स में, गणराज्य में, और उसके माध्यम से ही उसका सिलेक्शन होता था। द मिनिस्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मंत्री थे वो प्रशासन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वार, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स, और जो किंग जो थे उनके एक डिसिप्लिन आर्मी थी और पैदल सेना हुआ करते थे, अश्वरोही सेना अर्थात जो घुड़सवारी सेना होते थे, एलिफेंट्स वगैरह, और उसके साथ साथ रथ भी होता था, रथ के साथ सेना चलती थी। ये सारे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सेना का रूप था। नाउ सोशल कंडीशन अर्थात सामाजिक स्थिति महाजनपदाज में और जनपदाज में कैसी सामाजिक स्थिति थी, अब हम लोग इसको देखेंगे। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम, सोसाइटी जो था वो वर्ण सिस्टम के आधार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, जो चार वर्ण सिस्टम है हमारा, उसमें डिवाइड था हमारा समाज। विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का नींव हुआ करता था। द क्षत्रियाज वेयर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स, और क्षत्रियों को ब्राह्मण से अर्थात ब्राह्मण से बेटर माना जाता था। वैश्याज वेयर कॉल्ड द गृहपतिस, और जो वैश्याज हुआ करते थे उनको गृहपति कहा जाता था। हु परफॉर्म एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड, जो खेती का काम करना, पशुपालन का काम करना, व्यापारी का काम करना आदि करते थे। द ड्यूटी ऑफ शूद्राज वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपल, जो अन्य 3 क्लासेस थे अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनका देखभाल करने का काम शूद्राज का हुआ करता था। द वर्णाज वेयर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क, जो वर्ण सिस्टम था वे बर्थ के आधार पर था, न कि वर्क के आधार पर, काम के आधार पर नहीं था। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, और जो फैमिली था वह हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई था। द वुमेन ऑक्युपाइड अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी, और महिलाओं का जो समाज में सम्मान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उनको एक अच्छे सम्मान दिया जाता था। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस, और महिलाओं के द्वारा वेदास अर्थात वेद पढ़ा जाता था, शिक्षा ग्रहण किया जाता था, इनका फ्रीडम था और उसको महत्व दिया जाता था। दे वेयर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वेयर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे ट्राइब्स या जातियां जिनको अनटचेबल अर्थात उनको अछूत माना जाता था। नाउ रिलीजन, द रिजिडिटी ऑफ वर्ना सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। जो वर्ण सिस्टम था इतनी स्ट्रिक्ट था, जो उसका रूल था, उससे क्या होता था कि ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से लोग थोड़ा दूरी बना लेते थे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। एज दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स, और उसमें कुछ ऐसे थे जिनको ब्राह्मण्स या हिंदुइज्म से अलग माना जाता था, वे सारे बुद्धिज्म में और जैनिज्म में जाकर अपने आप को मिल जाते थे।
economic condition, the use of iron brought a radical change in the life of the people of Magad. जो आयरन का यूज था वो बहुत ही तेजी से एक चेंज ला दिया मगध के लोगों में. द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वेयर कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर. उनका जो मेन वर्क था वह खेती के काम करना और जानवरों को पालना था. द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड. और जो किसान था जिस उसको उस एरिया का उस क्षेत्र का ऑनर कहा जाता था जिसमें वो खेती करता था. द लैंड रेवेन्यू चार्ज फ्रॉम 1/12 and 1/6 of the total produce of the year known as भाग. It means share. प्रोडक्शन होता था उसमें से 1/12 भाग और 1/6 इसके बीच जो है उसका अंश ले लिया जाता था अर्थात जिसको भाग कहा जाता था. द मेन क्रॉप्स वेयर व्हीट कॉटन राइस एंड शुगर केन. और जो मेन क्रॉप था वो व्हीट कॉटन और शुगर केन था. दे यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन अ ईयर. और उस समय किसान के द्वारा पूरे वर्ष में 3 प्रकार की खेती किया जाता था. ये सारे अंडरलाइन किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट लाइन है. ये सारे एग्जाम में आते रहते हैं इसलिए इसको आप लोग रिमेंबर करेंगे. There were many other professions like the jewelry making, weaving, carpentry, pottery, etc. The trade and crafts were also well developed. और उसके अलावा कुछ अन्य जो प्रोफेशन थे, ज्वेलरी मेकिंग का होता था, वेविंग बुनाई का, कारपेंट्री का होता था, पोटरी बर्तन बनाने का होता था और इसके साथ साथ कुछ व्यापार करते थे, कुछ शिल्प का काम करते थे. ये सारे काफी डेवलप्ड था उस समय. People of different vocations had their own organization which were called as the guilds. जो लोग थे उनके संगठन जो था उसको गिल्ड्स कहा जाता था. Each guild had its own head known as श्रेणी. और जो गिल्ड्स हुआ करता प्रत्येक गिल्ड्स का एक अपना हेड होता था जिसको श्रेणी कहा जाता था. The traders had to pay taxes to the किंग. और जो व्यापारी होते थे वो टैक्स पे करते थे किंग को. देयर वाज अ वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम. और उस समय वहां पर एक बहुत ही अच्छा रूप से प्रचलित मनी सिस्टम था. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. और जैसे ही कॉइन्स का इंट्रोडक्शन होता है लोग उसे परिचित होते हैं तो ट्रेड में ग्रोथ हो जाता है, विकास होता है. The coins were made of copper and silver. The coins were known as punch marked. ये अंडरलाइन किया गया है. इस एग्जाम में आता है कि कॉइन्स किस चीज के बना हुआ करता था तो कॉपर एंड सिल्वर बताएंगे. और उस वक्त कैसा साइन हुआ करता था तो पंच मार्क अर्थात 5 प्रकार के जो चिन्ह हुआ करता था उस समय के कॉइन पर होता था. इसलिए इसको मैंने टिक भी किया है, इसको आप रिमेंबर भी करेंगे. They were punched with the symbols of sun, moon, trees, mountain, etc. और जो उस पर चिन्ह हुआ करता था वो सन का, सूर्य का, मून का, ट्रीज का और माउंटेन्स का एक्सेट्रा अन्य सारे भी होते थे. मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड. और मगध का जो डेवलप्ड सिस्टम था ट्रेड का वो बाहर भी था और अपने देश में भी था. Some of the important towns, Pura or Nagars, and large towns, Mahanagars during this period were Champa, Bihar, Rajgiri, Bihar, Sravasti district Gonda in UP, Kaushambi district Allahabad in UP, Varanasi UP, Vaisali Bihar, Mithila Bihar and Nepal border. ये कुछ जो इंपोर्टेंट टाउन्स थे या जिसको पूरा या नगर कहा जाता था और महानगर कहा जाता था उसमें से ये राजगिरी, श्रावस्ती, ये जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के में है, और ये वाराणसी वगैरह वैशाली ये बहुत ही उस समय के महत्वपूर्ण शहर थे.
अयोध्या डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद इन यूपी, उज्जैनी एमपी मध्य प्रदेश एक्सेप्ट। ताम्रपारयू श्रीलंका में थे, सुप्रिक सोपरा भृगु कच्छ भरूच में, एंड पाटाला, ये सारे डिफरेंट जो है इंपोर्टेंट्स टाउन्स और सिटी थे। मगध अ सक्सेसफुल एम्पायर, कहा गया है कि मगध जो था उसका जो शासन था वो सक्सेसफुल रहा था, सफलतापूर्वक शासन किया गया। देयर वेयर अ नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। प्रेजेंट डे बिहार लाइक एडवांटेजियस geographical position as Ganga and its tributaries provided a cheap means of transportation। मगध का सक्सेसफुल होने का कई सारे कारण है, इसको अंडरलाइन किया गया है। उसमें का जो जियोग्राफिकल पोजीशन था अर्थात जो भौगोलिक क्षेत्र था जो गंगा के किनारे में था, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज थे, जो उसकी सहायक नदियाँ थी, वो उनको मगध के लोगों को बहुत ही सस्ती ट्रांसपोर्टेशन अर्थात सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन का सुविधा प्रदान करती थी। एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव। जो एग्रीकल्चर का व्यवस्था था वो दूर दूर तक हुआ करता था, अर्थात खेती उसकी होती थी और काफ़ी उपजाऊ होती थी। बिसाइड्स आयरन माइंस, और इसके अतिरिक्त जो आयरन माइंस वेयर इन एबुडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स, और उसके अलावा जो आयरन माइन था वो भी एविडेंस मात्रा में उस एरिया के लोग उसका टूल्स और वेपन्स बनाने लगे जो उधर होता था। एलिफेंट्स एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वी आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर, और उसके अलावा जो एलिफेंट हुआ करता था उसके मिलिट्री में होते थे, जो जंगलों में ऐसा देखा गया है, और उनका शासन व्यवस्था से मजबूत था। द एलिफेंट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मिलिट्री वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर। जंगलों में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट उनके साथ कंपोनेंट था जिसकी वजह से मगध एक शक्तिशाली और पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर कहा। इट हैड टू कैपिटल्स, राजगृह एंड पाटलिपुत्रा, हेडेड बाय इफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और मगध का दो कैपिटल था, राजगिरी और पाटलिपुत्रा, और उनका जो हेड थे वो बहुत ही इफिशिएंट अर्थात बहुत ही अच्छा और दूरदर्शी शासक के हाथों में उनका शासन था, वो थे बिम्बिसार और अजातशत्रु। एंड इफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, efficient money system, harmonious social structure, and well-constructed bridges and road made Magad first amongst the 16 Mahajanpadas of that period। जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, मिलिट्री की व्यवस्था थी, या जो मनी सिस्टम था, या आपस में जो लोग मिलजुल करके रहते थे, ये सारे जो है वो 16 महाजनपदाज में नंबर 1 महाजनपदा बनाया मगध के एम्पायर को। अर्थात और उसके साथ जो उनका ब्रिजेस अर्थात जो पुल था, अच्छी रोड था, ये सारे जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। इसकी वजह से मगध जो है एक बहुत ही पावरफुल महाजनपदा बन करके उभरा। जो टोटल 16 महाजनपदा थे उसमें से नंबर 1 बना। नाउ कीवर्ड्स, गना अर्थात गण, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ मेनी मेंबर्स, अर्थात गण मीन्स का कई सारे लोग का एक समूह जो होता है उसको गण कहा जाता है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, रिलेशंस थ्रू मैरिज, अर्थात शादी विवाह के संबंध में जब एक दूसरे संबंध बनता उसको मैट्रिमोनियल अलायंसेस कहा गया है। रिपब्लिक, अ स्टेट वेयर इट्स हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक अर्थात रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, जिसके हेड को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। एंड संघ, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। संघ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, और एसोसिएशंस है